वेलकम टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट एकेडमी कैंडिडेट्स। आज हम आपको फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यांत्रिक तरंग नहीं है? ऑप्शन ए अंधेर तरंग, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन सी ध्वनि तरंग, ऑप्शन डी प्रकाश या विद्युत चुंबकीय तरंग। जो इसका करेक्ट आंसर है वो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, प्रकाश तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग। क्योंकि जो यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग, ये तरंग के दो प्रकार होते हैं। तो अयांत्रिक तरंग जो है वो उसी को विद्युत चुम्बकीय तरंग भी कहते हैं। और विद्युत चुम्बकीय तरंग के कई पार्ट होंगे, जैसे प्रकाश तरंग और तमाम तरंगें आ जाती हैं। जैसे यांत्रिक तरंग के दो पार्ट हैं, अंदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, और ध्वनि तरंग के पार्ट अंदैर्ध्य। ऐसे इसमें तमाम होते हैं। इसमें भी ऐसी बहुत सारे इसके पार्ट होते हैं अयांत्रिक तरंग के भी, जिसका पहला है प्रकाश तरंग। एक एग्जाम्पल है इसका, डी ऑप्शन करेक्ट, पहले का डी ऑप्शन करेक्ट। अब आपका सेकेंड क्वेश्चन है, प्रकाश है तो प्रकाश ऑप्शन ए अंधेर तरंग, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश है वो अनुप्रस्थ तरंग है, इसमें बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्योंकि प्रकाश है जो इसकी पोलराइजेशन से इसका पूरा नेचर जो है क्लियर हुआ था ध्रुवण से। जो प्रकाश है वो तरंग और गर्त के रूप में चलती है, इसीलिए जो आपने देखा पोलराइजेशन, प्रकाश अच्छी तरीके से पोलराइज्ड हो जाता है। इस तरफ तमाम इस तरफ कई प्रकार के उसके ऐसे ऐसे प्रकाश होता है, जब उसको क्रॉस कर लेता है तो एक ही उसका नेचर का प्रकाश उस तरफ पहुंच पाता है। तो ध्रुवण से सिद्ध हुआ था कि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ होता है, क्योंकि उसमें एक मतलब छिद्र होता है, तो वो तरंग और गर्त के रूप में जो निकल पाता तो निकल जाता, और बाकी जो ऐसे ऐसे के प्रकाश निकलती तरंगे वो नहीं। तो जो ये गुण ऐसे निकला था, इसी से सिद्ध हुआ था कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का है। और वैसे प्रकाश द्वितीय प्रकृति का होता है, ये आप भी जानते हैं, कण प्रकृति और तरंग प्रकृति। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि है। ऑप्शन ए अंधेर तरंग, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन सी ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर है वो अंधेर तरंग ही है। ध्वनि तरंग जो है अंधेर तरंग है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पराश्रव्य तरंगे हैं। जो पराश्रव्य तरंगे हैं ये ध्वनि तरंग के पार्ट है। ध्वनि तरंग की तीन प्रकार की होती है, नंबर एक अवश्रव, नंबर दो श्रव, ये फ्रिक्वेंसी अगर बता रहे हैं आप, तीसरा पराश्रव। ये तीन प्रकार की ध्वनि तरंगे होती हैं, अवश्रव, श्रव, पराश्रव। जो अवश्रव की आवृत्ति होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से नीचे। जो श्रव की होती है, श्रव वाली है 20 से 20,000 हर्ट्ज वाली, यही हम लोग सुन सकते हैं। और जो पराश्रव होती है वो 20,000 हर्ट्ज से भी ऊपर होती है। जो ये फ्रिक्वेंसी होती है इनको जीव जंतु सुन सकते हैं, क्योंकि गॉड ने उनको गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि वही लोग ये वाली फ्रिक्वेंसी सुन सकते हैं। और जो कम वाली फ्रिक्वेंसी वो भी वो लोग सुन लेते हैं। इसलिए जब कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो उससे पराश्रव तरंगे ही हमेशा उत्पन्न होती है, तो वो जीव जंतु हमेशा सुन लेते हैं और वो महसूस करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको बता ही चुके हैं। पराश्रव तरंगों की आवृत्ति है, ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 20 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पराश्रव तरंगे ये हम लोग सुन नहीं सकते हैं, तो कन्फर्म है इनकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगी, अर्थात ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, श्रव्य तरंगों या ध्वनि तरंगों की आवृत्ति है। श्रव्य तरंग या ध्वनि तरंग, जब श्रव्य कहीं भी अगर क्वेश्चन में ध्वनि तरंग आ जाए तो हमेशा आप उसको श्रव्य तरंग ही मानना, उसमें कन्फ्यूज ना होना कि श्रव्य की बताएं या अवश्रव्य की या पराश्रव्य की। जब वो ऑल ऑफ एबव, तब आप उसमें डी ऑप्शन कर देना। अगर ध्वनि तरंग है, अगर इसमें ऑप्शन में केवल तीनों दिए लास्ट में उपरोक्त में से कोई नहीं, तब उसको आप श्रव्य तरंग, या तो खैर स्पष्ट इस क्वेश्चन में, अगर स्पष्ट ना हो तब आप उसमें बी ऑप्शन बिल्कुल आराम से टिक कर देना, आपका से कोई नहीं काट सकता है। तो जो ध्वनि तरंगों की फ्रिक्वेंसी है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है, इनको श्रव्य तरंग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपश्रव्य। तो अपश्रव्य और भी बिल्कुल नहीं सुनाई, बहुत भी कम फ्रिक्वेंसी की होती है।
तो उनकी जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। और 20 हर्ट्ज से ये तो श्रव्य की हो गई, ये पराश्रव्य की हो गई, और डी का कोई चांस ही नहीं बनता, इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरणन काल निर्भर करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबको ये बताएं कि जो अनुरणन काल है ये है क्या। जैसे कोई रूम है, आप लोग जैसे किसी रूम है उसमें प्लास्टर वगैरह है, आप लोग इसे तेज़ बोल दिया तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है गूंज नहीं काफ़ी देर तक सुनाई देती है। जो गूंज वो सुनाई देती है उसी को अनुरणन काल कहते हैं, मतलब कितनी देर तक वो हमने इसे बोल दिया उसके बाद वो गूंज कितनी देर तक रहती है। तो अब गूंज रहने पे आप जानते हैं अगर मिट्टी घर होगा तो बहुत ही थोड़ी देर, ईंटों का हुआ कुछ देर, प्लास्टर वगैरह काफ़ी देर तक होती है। तो आप समझ गए कि कितना बड़ा कमरा वो सब पे डिपेंड करता है। तो अब आपका जो है अनुरणन काल है वो सब पे डिपेंड करता है पूरा। अब देखो ऑप्शन में क्या आयतन है, ऑप्शन बी कूलर शोषण, ऑप्शन सी तवों की परावर्तन शक्ति, ऑप्शन डी आला विभव। देखो आयतन कंफर्म होगा कि आयतन पे डिपेंड करेगा कि उसमें जो रूम है वो कितना बड़ा रूम है। और जो ऑप्शन बी है कुल अवशोषण कि कितनी उन्होंने मतलब जो वहाँ पे लगा है वो कितनी देर तक अवशोषित उन्होंने किया, फिर कितनी देर बाद फ्रिक्वेंसी वहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, तो कुल कितना अवशोषण किया उस रूम ने इस पर डिपेंड होगा, कंफर्म है। तो ऑप्शन बी भी सही हुआ। सतहों की परावर्तन शक्ति कि जो मतलब वहाँ पे जो प्लास्टर हुआ है वो कितना मतलब खींच सकते, कितना रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, इतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट करें उतनी ज़्यादा गूंज सुनाई देगी, तो उस पर भी डिपेंड करता है। इससे जो करेक्ट आंसर है उसका उपरोक्त सभी आलाप एवं आयतन कुल अवशोषण सतहों की परावर्तन शक्ति वो सब पे डिपेंड करता है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेर तरंगें जब माध्यम में चलती हैं तो माध्यम में जो अंधेर तरंगें हैं कन्फर्म है कि वो संपीड़न और विरलन के रूप में चलती है। ये हो गया संपीड़न, ये हो गया विरलन। अर्थात संपीड़न को अंग्रेजी में कहते हैं डेंसर और जो वैसी होता है उसको कहते हैं रेयरर। तो जो करेक्ट आंसर है तो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट है। तो अंधेर तरंगें जब माध्यम में चलती हैं तो संपीड़न और विरलन एकांतरिक क्रम में बनती है या एकांतरिक या संपीड़न और विरलन के रूप में चलती है, क्योंकि जब संपीड़न बनता है तो उसके तुरंत जस्ट बाद विरलन बनता है, अर्थात डेंसर बनता है तुरंत रेयर बनता है, फिर डेंसर बनेगा तुरंत रेयर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंगें जब माध्यम में चलती है तो अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं वो चलती है सरंग और गर्त के रूप में। तो अनुप्रस्थ तरंगें सरंग और गर्त के रूप में चलती हैं तो संपीड़न और विरलन के रूप में अंधेर तरंगें चलती हैं, ये तो होगा नहीं। और जो ये वाला है ना सेकेंड ऑप्शन सरंग और गर्त के रूप में, तो कन्फर्म है जो अनुप्रस्थ तरंगें हैं वो सरंग और गर्त के रूप में चलती हैं। यह सरंग और गर्त एकांतरिक क्रम में बनते हैं, इसका वो भी ऑप्शन करेक्ट है। दोनों बात एक ही, सरंग और गर्त एकांतरिक क्रम में, जैसे ये पहले वाला ये सरंग ये गर्त एकांतरिक क्रम में क्या है, सरंग और गर्त के रूप में चलती है, दोनों एक ही बात है इसका, इसलिए जो है इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगें जब माध्यम में चलती हैं तो आप जानते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी जब माध्यम की बात करते तो एक प्रकाशी है जो मीडियम में चलता तो है नहीं, मीडियम चाहिए नहीं, क्योंकि अगर मीडियम चाहिए होता जैसे प्रकाश अगर आकाश से अपने अर्थ पे आता है तो ना आ पाता, क्योंकि बीच में कुछ है नहीं, निर्वात ही निर्वात है, कुछ है ही नहीं बीच में, तो आ ना पाता। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग इसीलिए होता है। तो माध्यम में तो मतलब चाहिए हो या ना हो, क्योंकि फिर उसके बाद जैसे अंतरिक्ष से ये अर्थ में प्रवेश करता है, ये अपना पूरा यहाँ पर वायुमंडल है, इसमें जैसे प्रकाश ने प्रवेश किया तो इसमें तो मीडियम है ही, वायु वगैरह सब कुछ है, एयर वगैरह। तो जो प्रकाश है वो एयर हो या ना हो सब में प्रवेश कर जाता है, लेकिन ज़्यादा लिमिट में हो तो सब कुछ सही होता है। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं तो प्रकाश ही है, तो प्रकाश की आप बता ही चुके हैं कि जो प्रकाश है वो अनुप्रस्थ नेचर का है, तो अनुप्रस्थ होगा तो कन्फर्म सरंग और गर्त के रूप में चलेगा, इसलिए इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल होता है। ऑप्शन ए अनंत, गणना ने किया, ऑप्शन बी 84.6 मिनट, ऑप्शन डी
उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं जो टी बराबर होता है वो होता है फार्मूला टी बराबर 2π√L/g। टी बराबर 2π√L/g। तो जो L है उसको अनंत नहीं माना जा सकता, क्योंकि अगर आप कल्पना करें जैसे हमारी ये पृथ्वी इतनी बड़ी है तो क्या लोलक हम इतना बड़ा बना सकते हैं? क्यों कल्पना की गई है, कोई भी चीज़ की जाए तो कल्पना ही की जा सकती है। लोलक के लिए कि अनंत लंबाई तो कल्पना की जा सकती, इसलिए इतना नहीं माना जा सकता कि अनंत लंबाई है। अगर ऐसा माना नहीं जाता है, अगर ऐसा प्रैक्टिकल भी हुआ होगा तो पृथ्वी की कन्फर्म जितनी अपनी अर्थ उतनी रेडियस के बराबर ही होगा। ऐसा थोड़ी कि वो रेडियस के बाहर निकल जाए लोलक। पहली बात बन नहीं सकता, कल्पना ही की गई है, इसलिए इसको लिमिट में माना जाता है कि पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एयर एग्जाम में कम से कम 4 से 5 बार रिपीट हुआ है और बहुत सारे लड़के ये गलत क्वेश्चन करते हैं। ये कन्फर्म है, अगर आवर्तकाल से क्वेश्चन बन रहा है ये बिल्कुल श्योर मान लीजिए कि क्वेश्चन मतलब ये अनंत लंबाई वाला आना ही आना है, जिसको आप गौर समझ लीजिए। जो इसको अनंत माने तो जो इसकी लंबाई मानी जाती है तो पृथ्वी की रेडियस के बराबर मानी जाती है। तो पृथ्वी की रेडियस होती है 6.4 × 10⁶ मीटर। इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं R बराबर 6400 किलोमीटर। तो जब जो त्रिज्या को मानेंगे तो जिसको जब त्रिज्या उतनी मान लंबाई उतनी तो जी का मान आप जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड। जी बराबर जी बराबर 10 × मीटर/सेकेंड²। तो जब इसको एल और जी की वैल्यू रखते हैं जो इसका निकलता है आवर्तकाल इसका 84.6 मिनट निकलता है आवर्तकाल इसका। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लोलक क्या है? तो आप जानते हैं जो सेकंड लोलक होता है उसका आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। ऑप्शन ए 2 सेकंड, ऑप्शन बी है प्रभावी लंबाई इतने सेंटीमीटर और ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी उनमें से कोई नहीं। तो जो सेकंड लोलक है तो उसकी जो लेंथ होती है सेकंड लोलक उसकी लेंथ इतनी होती है 99.3 सेंटीमीटर। तो जब ये सब रखते हैं ऐसे आप कह सकते हैं लंबाई कैसे हो सकती है, तो आप फार्मूले में लिख सकते हैं कि टी बराबर 2π और एल की वैल्यू निकाल लें और जी की 9.8 दी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एल का ये वैल्यू होती है जो 9.3 सेंटीमीटर निकलती है। तो 2 सेकंड होता है प्रभावी लंबाई इसलिए तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। तो सेकंड लोलक के उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बल नीता। हम आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं जो एयरफोर्स में हर बार रिपीट हुए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे आप कमेंट करिएगा, आपको उसका तुरंत हम सलूशन देने का प्रयास करेंगे। और जो भी ब्रदर लोग चाहें ऐड होना व्हाट्सएप ग्रुप में अपना नंबर कमेंट कर देना, आपको ऐड कर देंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बल नीतांक 2 स्प्रिंग ऊर्ध्वाधर श्रेणी क्रम। बल नीतांक 10 न्यूटन मीटर बल नीतांक के 2 स्प्रिंग ऊर्ध्वाधर श्रेणी क्रम में चुने हैं। तुल्य बल नीतांक। ये क्वेश्चन बहुत लोगों के डाउट में रहता है कि श्रेणी क्रम में कहा है तो K1 + K2 होगा, ये 1/K1 + K2 होगा। तो ये आज आपका डाउट हम क्लियर करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जो बल नीतांक वाला क्वेश्चन होता है इसको आप बिल्कुल कैपेसिटर की तरह के लीजिए, जैसे संधारित्र में नहीं होता है। अगर सीरीज में है तो 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? और जब आप उसको पैरेलल करते हैं संधारित्र, जब आपको उसको पैरेलल कर देते हैं संधारित्र को तो उसका सिस्टम चेंज हो जाता है। C = हो जाता है C1 + C2। तो बिल्कुल जो स्प्रिंग का बल नीतांक है और जो कैपेसिटर के जो फार्मूला लिखने का भी है वह बिल्कुल सेम इसी प्रकार से होता है। तो आपको बताएं जैसे ये बल नीतांक के 2 स्प्रिंग ऊर्ध्वाधर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य बल नीतांक की गणना करना है। तो जो आपके श्रेणी क्रम में जैसे 2 स्प्रिंग आपको जुड़े श्रेणी क्रम में तो जिसको फार्मूला होगा श्रेणी क्रम का तो 1/K बराबर 1/K1 + 1/K2। ये फार्मूला हुआ इसका आपका। जैसे ही आप इसको वैल्यू पुट करोगे श्रेणी क्रम का है ये फार्मूला। ये आप डाउट आज अच्छे से क्लियर करें। संधारित्र मतलब स्प्रिंग, सांस से अलावा संधारित्र मतलब स्प्रिंग का बल नीतांक और जो संधारित्र की धारिता तुल्य धारिता जो भी आता है
तो जब ये क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल बल नियतांक आए 1/k इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, बिल्कुल सेम वैसे ही होता है। अब आप लोग खुद आंसर इसका बता सकते हैं बड़े आराम से। बल नियतांक दो स्प्रिंग श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो बहुत अच्छे से बता सकते हैं 1/k1 प्लस 1/k2। तो k1 की वैल्यू जब कह रहा है 10 न्यूटन मीटर बल नियतांक, सेम बल नियतांक है, तो 1/10 प्लस 1/10। अब इसको ऐड करोगे आप तो 2/10 आ गया। इसको जैसे कट करेंगे तो 1/5 आया, तो 1/k इज इक्वल टू 1/5 आ गया। तो k की वैल्यू 5 आ गया, नहीं आ गया। अब k का जो होता है मात्रक, तो क्या होता है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसका सी ऑप्शन करेक्ट है। ये था श्रेणी क्रम का। जब ये समांतर क्रम में आ जाए तो बस आप वही जब जान ही गए हो, बस संधारित्र मतलब स्प्रिंग का बल नियतांक सेम करना है। ये 10 न्यूटन के दो स्प्रिंग है, इनको किसमें समांतर क्रम में जोड़ना है। तो बस बड़े आराम से आप कर सकते हैं। समांतर क्रम में जोड़ना मतलब k इज इक्वल टू k1 प्लस k2। तो बस 10 प्लस 10 k इज इक्वल टू बराबर k बराबर 20 न्यूटन पर मीटर। तो यह करेक्ट आंसर होगा, बस इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग है। जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है ये संपीड़न और विरलन के रूप में चलती है। संपीड़न बना, इसके बाद ये विरलन बना, ये संपीड़न बना, ये विरलन बना। तो अब आप समझ सकते हैं संपीड़न विरलन ये ऐसे बन रहे हैं, तरंग भी ऐसे चलती है हमेशा। तो इनके समांतर चल रहे हैं या जो कण है, जैसे हम कोई बोलते हैं तो हम लोगों की आवाज़ जैसे हम अंतरिक्ष में बोलने सुनाई नहीं देती है। जैसे अगर यहीं पे अंतरिक्ष हो, अंतरिक्ष में हम लोगों की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, बिल्कुल नहीं सुनाई देगी, क्योंकि वहाँ पर मीडिया भी नहीं होता। इसलिए जो जो यात्री तरंग में प्रकाश, जो यात्री तरंग में आती है अध्यस्त और को माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंग का पार्ट है तो इसको माध्यम को रिक्वायरमेंट होती है। तो माध्यम जब ऐसे हमने बोला तो जो कण छोटे छोटे होते हैं, यहाँ से हमने कोई वॉइस बोली, जो कण होते हैं तो इनके में आपस में मतलब वाइब्रेट होते हैं। उसके बाद ये फ्रिक्वेंसी यहाँ से होती हुई निकल जाती है। ऐसे आप इसे अपने मोबाइल में सुन रहे हैं तो जो उसके आगे जो कण है, मीडियम है, वायु है, तो उसके कण तुरंत वाइब्रेट होते हैं फ्रिक्वेंसी से, तुरंत वो आपके कान तक पहुँचते हैं, तब सुनाई देते हैं। तो इस हिसाब से ये होता है। मतलब अध्ययन तरंग ऐसे है तो उसकी दिशा चलती रहती है। ये संपीड़न बना, फिर ये विरलन बना। तो इसका पहला ऑप्शन है तरंग कणों के कंपन तरंग के चलने की दिशा में होते हैं। आप बिल्कुल बता सकते हैं क्योंकि कणों के कंपन, ये कण है, ये तरंग चल रही, कंपन कन्फर्म है, संपीड़न जैसे अपन देखाते हैं तो जिस तरफ वो चल रही है तरंग चल रही है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, कणों के कंपन तरंग के चलने की दिशा में होते हैं। अब सेकेंड ऑप्शन भी पढ़िएगा, कणों के कंपन तरंग के चलने की दिशा में लंबवत होकर नहीं, क्योंकि सीधा चल रहे तो गलत, मतलब ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। तो कन्फर्म है ए ऑप्शन इज करेक्ट। अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग आप जानते हैं, जैसे ये कोई तरंग है, अब तरंग तो ऐसे चलेगी तो ये कहाँ ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर, मतलब सुरंग बन रहा है, फिर गर्त, फिर सुरंग, फिर गर्त बन रहा है। तो ये मतलब क्या हुआ, जैसे ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे, तो ये लंबवत है कि नहीं इसकी है, मतलब पहले ऐसे जा तो आगे रहा है मगर कहीं जा रहा है, थोड़ा घूम घूम के पहले लंबवत आता है, फिर लंबवत आता है, फिर नीचे, फिर ऊपर लंबवत, फिर नीचे लंबवत। तो इस प्रकार से ये मतलब जो अभ्यस्त तरंगें हैं वो कणों के कंपन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत। तो इसका जो ऑप्शन है इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन है, एक तरंग की चाल 10 मीटर पर सेकेंड है तथा आवृत्ति 5 हर्ट्ज है, तो तरंग की तरंग दर आप फार्मूला जानते होंगे, v बराबर एल लैम्डा। तो v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, n बराबर 5, एल लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। इकट्ठा करेंगे लैम्डा बराबर 2 मीटर, 5 से अब डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, तो लैम्डा बराबर 2 मीटर। 2 मीटर हो गया कि नहीं हो गया, तो इसका जो है सी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी, अब जो ये कंपन या तुलन वाले क्वेश्चन है ये आपको कल अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी कुछ जिसको जिस भी भाई को जो भी डाउट हो ब्रदर आप तुरंत कमेंट करिएगा, आपको अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग भी आप एक तरीके पढ़ के आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और जो भी दिक्कत जो डाउट आप तुरंत कमेंट करिएगा, आपकी पूरी
प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो कैसा लगा आप तुरंत उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और भी भाइयों को जोड़िएगा ताकि हम आपको और अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकें। ये हमारी आज पहली क्लास थी और जिस भाई को जिस भी चैप्टर में आपको जो भी डाउट हो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम वही चैप्टर पहले आपको पढ़ाएंगे। हमने ये आपका डेमो दे दिया जैसा मिले, और बाकी आपकी भी सारी यहाँ पे क्लासें चलेंगी। फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, एडवांस मैथ, एडवांस अर्थमेटिक्स, सब कुछ डिफेंस का जो कुछ भी सारा सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ओके भाई, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।